आज हमारे साथ सवाल पब्लिक का पर जुड़ रहे हैं मनोज शुक्ला उर्फ मनोज मुंतशिर। इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये जो कहते हैं सटीक कहते हैं, खुल के कहते हैं और शायद इनकी यही एक चीज़ है जो काफ़ी लोगों को लुभा रही है इस वक्त। मनोज मुंतशिर जी, आपका स्वागत है सवाल पब्लिक का पर। और सवाल पब्लिक आज ये पूछ रही है कि आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जी, और उसमें आप पूछ रहे हैं आप किसके वंशज हैं। ये वीडियो इतिहास की छेड़छाड़ को लेकर आपने बनाया है, यूट्यूब पर इसने धमाल कर दिया है और आपने कहा आपके अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है कि छेड़छाड़ हुई है हमारी इतिहास के साथ। तो ये गुस्सा सडनली एकाएक अब क्यों फूटा? नहीं, सडनली नहीं फूटा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ये नी जर्क रिएक्शन देना या सडन रिएक्शन देना, ये मेरे जैसे लोगों का काम नहीं है। मैं किसी बात पे तभी ज़बान खोलता हूँ जब मैं ये जान चुका होता हूँ कि जो मैं बोलने वाला हूँ ये सच है और इसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। ये जो एक मुद्दा है ये बहुत सीधा सा मुद्दा है। इसमें किसी तरह का ना फसाद है, ना कोई डिविजिव पॉलिटिक्स है कि दो गुटों में देश को बांट दूं मैं। एक सीधी सी बात है कि आपकी कहानियों में हीरोज होते हैं, आपकी कहानियों में विलेंस होते हैं। आपके यहाँ कृष्ण होता है, कंस होता है, राम होता है, रावण होता है, सीधी सी बात है। तो क्या आप अपने बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा तुम बड़े होकर कंस की तरह बनना, बेटा तुम बड़े होकर रावण की तरह बनना? कहाँ ऐसा कहा जाता है? और ऐसा कहना चाहिए क्या? ये जो जनरेशन हम तैयार करेंगे, जो नस्ल हम तैयार करेंगे आने वाली, इसको सही रोल मॉडल्स देने का, मिलने का हक है कि नहीं है? बात सिर्फ इतनी सी है। मुझे तकलीफ तब होती है जब मैं देखता हूँ कि जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई बड़ी कलर्ड हिस्ट्री थी, बड़ा रंग दिया गया एक ख़ास तरीके से। अब मैं जब आपसे यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ नविका जी, तो ना मैं हिस्टोरियन हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा पंडित और ज्ञानी हूं। मैं एक आम हिंदुस्तानी हूं जिसको दुख इस बात का होता है कि आपने मुझसे मेरे सच्चे हीरोज छीन लिए। आपने मुझे क्या पढ़ा दिया? और अब जिनको पढ़ा दिया, ये तो सूचना क्रांति का दौर है, आपको छुपा नहीं है। अब आप जाते हैं, बैठ के 10 मिनट आप गूगल करते हैं और आपको सारे पर्सपेक्टिव मिल जाते हैं। अब जो हिस्ट्री हमारे सामने है वो हिस्ट्री ना हिंदुओं की लिखी हुई है, ना मुसलमानों की लिखी हुई है, ना बाबर वालों की लिखी हुई है, ना राम वालों की लिखी हुई है। ये हिस्ट्री है न्यूट्रल। ये हिस्टोरियंस जो विदेशों से आए, जर्मन हिस्टोरियंस हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने जो लिखा है, अब हम इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि तो क्या इतने साल तक हम बेवकूफ़ बनते रहे, इतने साल तक हम मूर्ख बने रहे, हम अजीमुशान शहंशाह गाते रहे उस आदमी के लिए जिसके कैरेक्टर में कितने फ्लॉज थे, उस आदमी के लिए जिसने हिंदुस्तान से मोहब्बत ही नहीं की, उन लुटेरों के लिए जो यहाँ हमें सिर्फ लूटने आए। और लूटने आए वो ठीक है, दलीलें क्या दी जाती हैं? दलील ये दी जाती है कि देखो यार वो अंग्रेजों जैसे नहीं थे, वो आए और यहीं रह गए, उनको इतनी मोहब्बत हो गई आपके वतन से। मनोज जी, आपका कहना है कि हमारी बुनियादी शिक्षा में ही कुछ बेसिक गड़बड़ है और आप कह रहे हैं कि ग से गणेश होना चाहिए, लेकिन लोग अब कहते हैं ग से गधा क्योंकि वो सेक्युलर है। तो ये तकलीफ अब क्यों? अब क्या खास बात है कि ये बात आपके दिमाग में आई? कोई ना कोई ट्रिगर फैक्टर, कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई मिर्च होती है जो लग जाती है और उसके बाद आप जैसा कवि, आप जैसा लिरिसिस्ट कहने लगता है। तो ये कौन सी मिर्ची थी? आदम को जन्नत से क्यों निकाल दिया गया था? एडम और ईव की जो कहानी है, क्यों निकाल के फेंक दिया गया आपको जन्नत से? क्योंकि एक फल खा लिया था, द फ्रूट ऑफ नॉलेज। तो जो फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लेता है उसको एक्साइल में भेज दिया जाता है कि भाई ये तो बात करने लगा, ये तो सवाल पूछेगा क्योंकि इसको कुछ पता चल गया है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरी उम्र तकरीबन 45 साल है। मैंने जो इतिहास पढ़ा है उस इतिहास पे मुझे कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि हम तो विश्वास में पढ़ते हैं कि ये जो किताबें हमारे सामने रखी हैं ये क्यूरेट की गई हैं, इन किताबों को कई लेवल से गुजारा गया है तब हमारे पास पहुंची हैं और ये किताबें राष्ट्र निर्माण में मदद करेंगी। लेकिन आप पलट के देखते हैं तो आपको लगता है एजेंडा निर्माण हुआ है, बस कोई राष्ट्र निर्माण हुआ नहीं इन किताबों के जरिए। मुझे अचानक कहाँ से लगने लगा कि ये गा से गणेश नहीं है, गा से गधा है। गा से गधा या गा से गमला कुछ लोग कह रहे हैं, ये अगर शुरू से होता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये शुरू से नहीं था, ये 70s के आसपास जब आपकी एजुकेशन पॉलिसी बदली
तो उस वक्त जो किताबें टेक्स्ट बुक्स बदलती रहती हैं, तो अचानक टेक्स्ट बुक्स में से गा से गणेश हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि भाई गणेश तो सेक्युलर नहीं है, गणेश तो एक तरफ जा रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ गणेश जी की वकालत करने नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ एक बात कहने बैठा हूँ कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी 10,000 साल पुरानी रिकॉर्डेड और लाखों वर्ष पुरानी अनरिकॉर्डेड तहजीब है, उसको आप तोड़ने मरोड़ने की कोशिश ना करें। ये बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, हम इसको ओन करते हैं। हम कितना भी नया सोचें, लेकिन मैं अपने पिताजी के पांव छूता हूं और जिंदगी भर छूता रहूंगा और मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो आज अगर मैं अपनी लेगेसी के आगे झुकता हूं, सर झुकाता हूं, उसको प्रणाम करता हूं, तो मैं बुरा हो गया, तो मैं प्रॉब्लमेटिक हो गया, तो मैं लोगों में फसाद भड़का रहा हूं, तो मैं दंगे भड़का रहा हूं। मेरे पूरे वीडियो में, जिस वीडियो की बात हो रही है, 11 मिनट का वीडियो है, मुझे कोई बताए कि मैंने कहीं भी कोई बात एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम या फंडामेंटलिस्ट जो बातें होती हैं, मैंने एक जगह एक वर्ड यूज किया हो तो मुझे बताया जाए। यही वीडियो है ना जहां मैं साफ साफ कह रहा हूं कि जब आप अपने रोल मॉडल्स चुनते हैं तो जात पात से ऊपर उठें। जब तक आप इन संकीर्ण दायरों में रहेंगे कि नहीं ये तो मेरे कुनबे वाला है या मेरी कास्ट वाला है, ये मेरा हीरो है, कास्ट से हीरो नहीं बनता है, हीरो हीरो होता है। अशफाक उल्ला खान मेरा हीरो है, एपीजे अब्दुल कलाम मेरे हीरो हैं, अब्दुल हमीद मेरे हीरो हैं। तो क्या मैं इनको इसलिए हीरो ना मानूं क्योंकि मैं हिंदू हूं? इतना छोटा तो हम नहीं सोचते। रावण मेरा हीरो नहीं है, रावण हिंदू था, ब्राह्मण था, डायरेक्ट ब्रह्मा की ब्लड लाइन में आता है, और मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन रावण मेरा हीरो नहीं है। मैं जिंदगी भर पुतला जलाऊंगा रावण का जब तक मैं जीऊंगा। जयचंद मेरा हीरो नहीं है, क्षत्रिय नहीं है मेरा हीरो। तो मैं जब अपने हीरोज जात पात के ऊपर उठ के चुन रहा हूं, आपको इस देश में रहना है, ये देश आपका है। पहली बात तो मैं बड़ी इज्जत करता हूं कि इस देश के मुसलमान, जब एक बंटवारा हुआ जो कि हमारे ऊपर थोप दिया गया, उस वक्त उन्होंने एक दूसरा मुल्क नहीं चुना, यहां रह गए। इसके लिए आपको शाबाशी, तारीफ, साधुवाद। लेकिन जब आप यहां रह गए और अब जब इस तरह की बातें चलती हैं, मैंने कई नारे सुने हैं जिन पे मुझे सख्त एतराज है, मैं आपके चैनल के जरिए बता रहा हूं। ऐसे नारे में सुनता हूं कि मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। इन नारों पे मुझे एतराज है। जी नहीं, मुसलमान की जगह यहां है, हिंदुस्तान में, यहां रहेगा, भाई बन के रहेगा, लेकिन भाई बन के रहेगा। वो भाई बनाने वाली जो बात है ना, वो कब समझ में आएगी कि भाई कैसे बनते हैं? भाई तब बनते हैं जब हम साथ मिलकर एक थाली में एक छत के नीचे खाना खाएंगे। हम इस बारे में नहीं लड़ेंगे कि यार देखो तुमने उस आदमी को बुरा कहा, वो आदमी तो मेरे रिलीजन का था, तुम मेरे रिलीजन वाले को बुरा नहीं कह सकते। बाबर की तरफ फेंके हुए पत्थर, अकबर की तरफ फेंके हुए पत्थर अगर कोई मुसलमान भाई मेरा अपने सर पे ले लेता है तो ये मेरी गलती नहीं है। मैंने उनकी तरफ नहीं फेंके थे, मैंने बाबर की तरफ फेंके थे, जिंदगी भर फेंकता रहूंगा। तो आपके अब जिस इंडस्ट्री को आप बिलोंग करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ तो लोग ये कहते हैं कि मुग़लों ने निर्माण किया है इस देश का। कबीर खान का ही कल आया है कि इस देश में मुग़ल ही असली राष्ट्र निर्माता थे। अब ये सोच की टक्कर है, ये मज़हब की टक्कर है, ये इंसानों की टक्कर है, या ये बॉलीवुड के अंदर के लोगों की टक्कर है? ये पैसे की टक्कर है और बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। मैं भी अगर कोई प्रोजेक्ट करूंगा, उस प्रोजेक्ट को मैं डिफेंड करूंगा। मैं आदिपुरुष कर रहा हूं, भगवान श्री राम की कहानी है, मैं चाणक्य लिख रहा हूं, मुझे तो खैर डिफेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो है सारी दुनिया के सामने है। लेकिन ये तो मैं किसी फिल्म से जुड़ा हूँ और मैं उस पर काम कर चुका हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कहीं से भी उसके फेवर में तथ्य जुटाऊँ। अब ये कौन सा इतिहास पढ़ा है जहाँ मुग़लों ने राष्ट्र निर्माण किया? ये लोग राष्ट्र निर्माण करने आए थे। अब आप एक मामूली सी बात समझें कि जब कोई मंगोल से चल के यहाँ आता है, या हूण आते हैं, या मंगोली आते हैं, या अफगान आते हैं, तुर्क आते हैं, तैमूर लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, जब वो यहाँ आते हैं तो क्या सोच के आए थे कि यार वाह बड़ा प्यारा मुल्क है, इसको हम जाके और प्यारा बनाएंगे, यहाँ हम कुछ ऐसा कल्चर डाल देंगे और इनको म्यूज़िक सिखाएंगे। इनको इतनी बेसिक बात तो हमको भी समझ में आती है कि आप हमें लूटने आए थे, हम सोने की चिड़िया थे, हमारी जो चमक थी वो दूर दूर तक फैल चुकी थी। सिकंदर से लेके 12वीं सदी से आप अगर देखना शुरू करें तो इतने हमले हम पे बार बार होते रहे। ये हमले इसलिए थे क्योंकि हम रिच थे, कल्चरली रिच थे, मॉरली रिच थे, एथिकली रिच थे, और हम पैसे से भी बहुत रिच थे। आप हमें लूटने आए। अब आप जब यहाँ आए तो आपको लगा यार मैं जिस घर से आया हूँ, मैं अगर ये सब लूट लाट के वहाँ ले भी जाऊँगा तो कितना ले जाऊँगा, अच्छा है कि यहीं बस जाओ। और आज मेरे जो सो कॉल्ड लिबरल दोस्त हैं, मुझे ये वाला आर्ग्यूमेंट समझ में नहीं आता। मैं समझने की कोशिश करता हूँ क्योंकि समझदार लोग हैं ये जो ऐसी दलील दे रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं।
मैं इनसे समझना चाहता हूं कि अगर कोई मेरे घर में आया और उसने मुझे लात मार के बाहर निकाल दिया, मेरे घर में रहने लगा, मेरे घर की नेम प्लेट हटा के अपने घर की नेम प्लेट लगा दी, और मैं जाके उसकी इज्जत में रोज आदाब बजाऊं कि हुजूर आपने तो बड़ा अच्छा किया, आप आ गए, आप मेरे घर में रहने लगे, आप तो रहें यहीं। जब मुझे मौका मिलेगा ना, तो मैं पहले आपको बाहर निकालूंगा अपने घर से। और बाहर निकालने का मतलब कि मैं बाबर की बात कर रहा हूं, मैं अकबर की बात कर रहा हूं, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो हमारे अपने हैं, ये थोड़ी पराए हैं कि इनको बाहर निकाला जाएगा। ये एकदम अपने हैं, नितांत अपने हैं, जितने अपने होने चाहिए उतने अपने हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये चिढ़ते हैं इस बात से कि आपने बाबर के खिलाफ कैसे बोल दिया, अकबर के खिलाफ कैसे बोल दिया, इस बात में चिढ़े आपको। तो आप कह रहे हैं कि कबीर खान का ये स्टेटमेंट कमर्शियल उनको हक है इस बात मजबूरी का, है? उनको हक है इस बात का। कबीर खान बहुत बढ़िया फिल्म मेकर हैं और हमने कभी साथ में काम नहीं किया, लेकिन मैं उनकी फिल्मों की बड़ी कदर करता रहा हूँ, मैं देखता रहा हूँ, एंजॉय करता रहा हूँ। बड़े प्यारे इंसान भी हैं, मैं उनको ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ। आप समझते हैं ये पब्लिसिटी स्टंट है? मैं इस बारे में क्या कहूँ, लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि अब उन्होंने बना ही लिया है शो, तो उनको डिफेंड तो करना पड़ेगा। अब इसका क्या करेंगे वो? तो मैं उनकी ये बिल्कुल पोजीशन समझता हूँ, इस पोजीशन पे मेरा भी उनको सपोर्ट है। आप सपोर्ट करें? क्या करूँगा मैं, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री का हूँ, मैं जानता। सपोर्ट इतना ही है, सपोर्ट इतना ही कि मैं आपको समझ रहा हूँ, मैं चुप रहूँगा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। कमाल है, आप चुप रहने वालों में से तो थे नहीं। आपकी पहचान ही ये है कि आप मनोज मुंतशिर हैं, आप सब कुछ तितर बितर कर देते हैं। मुंतशिर चुप रहने वाले तो होते नहीं हैं, वो तो लफ्ज़ों में खेल कर जाते हैं। तो लफ्ज़ों का या कहें तो शब्दों का खेल करिए, कुछ तो कहिए। मेरी थोड़ी सी जो वफादारियाँ हैं, जो लॉयल्टीज़ हैं मेरी, वो मेरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी हैं, और मैं चाहता हूं कि दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। बैलेंस इसलिए मैं नहीं कह रही कि आप किसी के पर्सनली अगेंस्ट हो जाए। हम भी अगर किसी की सोच से इत्तेफाक नहीं रखते तो हमें डिफर करने का हक है, इससे आप अगेंस्ट नहीं हो जाते। लेकिन एक उनकी सोच है, एक आपकी सोच है, तो कहना तो बनता ही है। क्योंकि जिस दिन आपका YouTube आ रहा है उसी दिन ये स्टेटमेंट आ रहा है, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। शायद राम, क्योंकि रावण को आप कहते हैं मानते नहीं है, बिल्कुल नहीं मानते। बिल्कुल। हाँ? तो राम का शायद आदेश होगा कि इस पर 2 लाइनें तो बनती हैं। देखिए, मैं एम्पायर जो उनकी सीरीज़ है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, और ये मैं सच कह रहा हूँ। ना मुझे वो टाइमिंग का अंदाज़ा था कि जब मैं ये ट्वीट कर रहा हूँ तो उस वक्त ये चीज़ ब्रू हो रही है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं अपना काम कर रहा था, वो अपना काम कर रहे थे। अब ये अलग बात है कि हम ऐसा टकरा गए एक जगह पे आके, और जब टकरा गए तो उनका अपना सच है, उनका सच तो साफ साफ दिखता है कि वो कमर्शियली मोटिवेटेड है। मेरा सच कहीं से कोई मोटिवेटेड नहीं है। मुझे क्या मिल रहा है, मुझे आपके पास यहाँ के क्या मिल रहा है। कुछ लोग उस पर लिखते हैं ट्विटर पे, मैं देखता हूँ और मुझे हंसी आती है और मुझे उन पर रहम आता है कि आपको कितने पैसे मिले ये सब करने के लिए। मैंने कहा भैया, मैं जीएसटी मिला के और बाकी टैक्सेस मिला के करोड़ों का टैक्स भरता हूँ। मैं एक आलीशान ज़िंदगी अपने दम पे जीता हूँ, जो ज़िंदगी मैंने बनाई है, मैंने अपने लिखने के दम पे, अपने शब्दों के दम पे। मैं 7 दिन हफ्ते के काम करता हूँ और मेरी टीम 7 दिन काम करती है। मैं 18-19 घंटे रोज़ काम करता हूँ ताकि मैं ढंग की ज़िंदगी जीता रहूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है इन छोटी छोटी चीज़ों में पढ़ने की कि मैं कुछ बोल दूँ ताकि मुझे कहीं से कोई कमर्शियल फ़ायदा हो जाए। ये सब मेरा काम नहीं है। एक बात सच है कि हम सबकी एक बेसिक जिम्मेदारी देश के लिए भी है। जब हम एंटरटेनमेंट स्पेस में हैं और हमें पता है कि ये वो देश है जो एंटरटेनमेंट से हमेशा असर लेता रहा है, कि वो उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे नहीं देखता, हम उसको सच समझ बैठते हैं। हमने सच समझा ना मुगल आजम को, और कितने बड़े झूठ को सच समझा। जब हम वो डायलॉग सुनते हैं, तुम मुगलिया सल्तनत का ताज पिघलाकर एक रक्कासा के पांव की पाजेब बनाना चाहते हो, हिंदुस्तान की अजीम व शान तख्त पर एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो, और हम तालियां बजाते हैं कि यार क्या ज़बान बोलता है, क्या उर्दू बोलता है। अकबर के टाइम तक तो उर्दू बनी ही नहीं थी, उर्दू को पता ही नहीं था, अकबर ने कभी उर्दू नहीं बोली है लाइफ में। पर ठीक है, हम इस सबको माफ़ करते हैं। हम तब तक माफ़ करते हैं जब तक आप हमारे गले के नीचे ऐसी चीज़ें नहीं उतारेंगे जो सच से कोसों दूर हैं, जो हमें हार्म करती हैं। हमें जोधा अकबर की लव स्टोरी हार्म करती है, क्योंकि जोधा अकबर की लव स्टोरी की तुलना मैं अचानक देखता हूँ, मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ कि जैसा राधा कृष्ण का प्रेम था वैसा जोधा अकबर का। वाह भाई वाह, ये प्रेम तो हम, मतलब इसको क्या कहें हम इस प्रेम को, कि जोधा तीसरी बीवी थी उनकी, और उसके बाद ऑन रिकॉर्ड विकिपीडिया बताता है 12 शादियां और की थी। पर विकिपीडिया इज नॉट सो डिपेंडेबल। नो, विकिपीडिया इज नॉट डिपेंडेबल, बट चलिए विकिपीडिया हटाते हैं। जो हिस्ट्री बताती है वो थी कि 40 के ऊपर की थी। एक तो मानिए विकिपीडिया मानिए या दूसरी हिस्ट्री मानिए, 40 के ऊपर
हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। और मैं परी खाने की बात नहीं कर रहा, जिस परी खाने में कितनी औरतें थी हम जानते ही नहीं है। ये वही थे ना जो जोधा अकबर जैसी लव स्टोरी, इतनी शदीद लव स्टोरी, इसके बावजूद रानी रूपमती का पूरा मालवा तबाह कर दिया, क्योंकि रानी रूपमती पे दिल आ गया था कि अरे ये तो मतलब बड़ी सुंदर औरत है। कहाँ आप हमें लव स्टोरी सुना रहे हैं? हमें मत गुमराह कीजिए। हमें अगर कहानियां सुननी है, पर वो तो किसी खान ने आपको गुमराह नहीं किया था, वो तो गवारीकर साहब ने आपको गुमराह किया है, तो आप उन पर तो नहीं बोले। नहीं तब तो खैर मैं ना, मेरे पास आवाज़ थी, फैक्ट यही है, और ना मैं तब इतना समझता था चीज़ों को। तो जैसा जैसा मेरा शऊर मैच्योर हुआ है, मेरी सेंसिबिलिटीज़ मैच्योर हुई हैं, तब मुझे लगा कि बोलना पड़ेगा, क्योंकि अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए चुप रहना ये ठीक नहीं है। मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं कहती। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं आप मैच्योर हो गए, आपकी सेंसिबिलिटीज़ सुधर गई, आप समझने लगे, अप्रिशिएट करने लगे हैं अपना इतिहास, लेकिन लोगों का कहना है कि आपने जो कहा है एक व्यंग है और सेल्फ पब्लिसिटी और माइलेज के लिए किया। जिस आदमी के गाने बिलियन बिलियन पार कर रहे हैं रोज़, मुझे पब्लिसिटी की ज़रूरत है? आप ये तो समझने की कोशिश पर करें। आप फिर डर क्यों रहे हैं? कबीर खान पर आप दो लाइनें क्यों नहीं कह रहे? नहीं, कबीर खान पे मुझे 2 लाइनें, कबीर खान पे एक फाइनल मेरा पोएट्री क्लोजिंग। में? नहीं, मैं पोइट्री में तो खैर जाऊंगा तो बात बहुत आगे निकल जाएगी। नहीं मैं तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। देखिए, आज कबीर खान साहब उन लोगों को बादशाह बताने की कोशिश कर रहे हैं या ज़िल्ले इलाही बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें एक तो मैंने शो देखा नहीं है, तो मैं इतना डिटेल में बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जब आप कहते हैं किसी को कि ज़िल्ले इलाही का मतलब होता है खुदा की परछाई। एक आदमी जो इस दुनिया में रह के भी इस दुनिया से ऊपर है, वो इतना प्योर है, इतना पवित्र है और इतना सैक्रोसैंक्ट है, ऐसे इंसान की बात आप कर रहे हैं, तो उसमें फ्लॉज ढूंढने से आपको मिलने नहीं चाहिए। और मैं 2000 फ्लॉज गिना सकता हूँ आपके सारे हीरोज़ के। लिपट के रोई बहुत गुर्बतों से तहजीबें, किसी जलील को जब आलम पनाह कहना पड़ा, खुदा का कहर है, इस मुल्क की तरक्की है, भिखारियों को हमें बादशाह कहना पड़ा। ये लुटेरे, ये भिखारी जो हमारे यहाँ आए, हम इनके आगे झुक के सजदा कर रहे हैं, हम इनको सलाम कर रहे हैं। कर लिया हमने, 400 साल कर लिया, अब नहीं करेंगे। दिस मस्ट एंड नाउ। चलिए अब बात करते हैं मुनव्वर राना की। वो भी हिंदी पट्टी के बड़े जनाब फेमस कहा जाता है उन्हें। वो भी पोइट्री करते हैं और वो कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करनी चाहिए। अब इस पर आप क्या कहेंगे? इनसे बचेंगे कि ये तो फिल्म इंडस्ट्री के नहीं है, इन पर तो दिल खोल के बोले। मुनव्वर साहब ख़त्म हो चुके हैं, इनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। इनको आपको शुक्रिया का एक मैसेज भेजना चाहिए अभी ये शो ख़त्म होने के बाद कि मैडम बहुत अच्छी बात है कि आपने मेरा जिक्र निकाला। ये तो इस तरह चुप हो चुके हैं कि अब इनको सुनने वाला, इनकी बात पे गौर करने वाला, इनकी बात को गंभीरता से लेने वाला कोई बचा ही नहीं है इस देश में। और इनको, जिनके ये बड़े खैरखा बने घूमते हैं, जो कि हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो भी इनको सीरियसली नहीं लेते। सच यही है। आज जब आपको लगता है ना कि मुनव्वर भाई तो अभी भी ऐसी बातें करने लगे, ये अभी का मामला नहीं है। मुझे याद है मेरे बचपन में, और तब मुझे समझ में नहीं आता था, मेरे बचपन में मैं मुनव्वर साहब को मुशायरे में सुन रहा था कहीं, और वो एक शेर पढ़ रहे थे कि आपने खुल के मोहब्बत नहीं की है हमसे। ये किसको कह रहे हैं आप समझ जाएंगी कि आपने खुल के मोहब्बत नहीं की है हमसे। आप भाई नहीं कहते हैं, मियाँ कहते हैं। जब हम कहते हैं मियाँ आओ बैठो, मियाँ एक वर्ड है जो बहुत इज्जत से मुसलमानों के लिए इस देश में हमेशा से इस्तेमाल होता रहा है, प्यार से इस्तेमाल होता रहा है। मियाँ बैठिए ना, मियाँ आइए इधर बैठिए। मिर्ज़ा गालिब के आप देखें जो उनकी चिट्ठियाँ हैं, उसमें 100 बार वो मियाँ लिखते हैं। इस मियाँ वर्ड को मुनव्वर साहब ने बहुत पहले ऐसा कह दिया था कि ये तो आपको ताने में बोला जाता है, ये तो आपकी बेइज्जती की जाती है मियाँ बोल के। बताइए, जिस चीज़ में हम इज्जत दे रहे हैं और इज्जत दे रहे हैं, आपका हक है इज्जत, वहाँ भी आप इस तरह के जहर के बीज बोने की शुरुआत कर चुके थे इतने साल पहले। तो अब जो हो रहा है बिल्कुल ठीक है, खुल गया है सब रंग। मैं आपसे पूछूंगी कि इस वक्त एक नई कंट्रोवर्सी है, केरला से आई है, लेकिन वहाँ भी कॉन्टेक्स्ट यही है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि मोपला के कंट्रोवर्सी में ये कहा गया कि आज तक हमने पढ़ा था कि मोपला में आज़ादी की लड़ाई हुई थी, किसानों की लड़ाई हुई थी, लेकिन अब कुछ ऐसे तथ्य हैं और वही इतिहास की इंटरप्रिटेशन की बात है। वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मोपला के विद्रोह के दौरान वहाँ आज़ादी की नहीं,
हिंदुओं की मारने की लड़ाई हुई थी और हिंदुओं को मारा गया वहां पर। और पीड़ित परिवार मोपला के वो कह रहे हैं कि ये सो कॉल्ड हीरो जिनको आज़ादी का हीरो बना दिया गया था, ये असल में हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले लोग हैं और इस हिस्ट्री को बदलना चाहिए। अब इस कंट्रोवर्सी पर आप क्या कहें? इस पे सारे देश के हिस्टोरियंस को काम शुरू करना चाहिए, जैसे कि काफ़ी हद तक जो हल्दी घाटी का इतिहास था उस पर हम बाद में आएंगे, वो हिस्टोरियंस ने काम किया उस पर। क्योंकि मैं कितना भी बोलूँगा, मेरी अथॉरिटी नहीं है बोलने की, लेकिन जो इतिहासवेत्ता है और इस देश के इतिहासवेत्ता बहुत लेजी रहे हैं, मुझे ये बात कहने में भी उनसे भी नाराज़गी है मेरी। उन्होंने कभी इस नोशन को चैलेंज नहीं किया कि सिकंदर यहाँ से कभी जीत के गया ही नहीं हिंदुस्तान से। सिकंदर का यहाँ आना एक ऐसी, जो अलेक्जेंडर की हिस्ट्री है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि भाई अलेक्जेंडर आया, पूरी दुनिया जीतते हुए आया, यहाँ पहुंचा और पंजाब की सीमाओं से जब प्रवेश कर रहा था तो पोरस की, हाँ गाने भी हैं, सिकंदर ने पोरस करेक्ट की थी लड़ाई। तो इसने पोरस पंजाब जीत लिया, पोरस इसके सामने हाजिर हुआ और पोरस ने बोला कि पोरस इसने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। ये कितनी फनी कहानी है। और पोरस कहता है वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, और सिकंदर खुश हो गया इस पे, और सिकंदर ने बोला ठीक है तुम सब रखो अपना, मैं जा रहा हूं वापस यहां से। ठीक है, ये कहानियां ये ग्रीक हिस्टोरियंस की लिखी हुई हैं और इन हिस्ट्रीज पे हमने भरोसा, हमने फिर से करूंगा मैं, और इन हिस्टोरियंस पे हमने भरोसा किया। हम तो इतने लेजी थे कि हमने अपनी हिस्ट्री नहीं लिखी। हमने इस बात को कभी क्वेश्चन नहीं किया कि जो विश्व विजय के लिए निकला हुआ है वो आता है भारत की सीमाओं पे और यहां से खाली हाथ बगैर कुछ जीते बगैर आगे बढ़े, उसको तो इंडिया से आगे भी बढ़ना था ना, वो वापस क्यों लौट जाता है? वापस लौट जाता है और रास्ते में वापस लौटते हुए कुछ आदिवासी उस पर हमला करते हैं, उसको चोट लगती है और वो मर जाता है। एक विश्व विजयी सेना पे आदिवासी हमला करेंगे? मोरल कोई चीज होती है? डर लगता है आपको? पता था ये तो लुटपीट के आ रहे हैं हिंदुस्तान से, इनको तो पोरस ने बर्बाद कर दिया है, ये किस लायक है, मारो इनको। हमने ये सब कहानियां कभी इनका फैक्ट चेक किया ही नहीं, क्योंकि हम लेजी हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आओ हमारी हिस्ट्री के साथ खेलो कूदो, जो मन किया तोड़ो मरोड़ो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये जो आपने कहानी अभी मुझे बताई है, मैं इस पे अपील करता हूं देश के एक एक हिस्टोरियन से कि आप इस पे काम करें और कोशिश करें कि इसका सच बाहर आए। और वैसे भी ये जो जनसंहार हुए हैं, जो नरसंहार हुए हैं हिंदुओं के खिलाफ, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। तो पुराने वाले में कुछ मैं कोशिश कर रहा हूं बताने की कि कौन विलेंस थे, कुछ आप भी कोशिश करें बताएं कि कौन विलेंस। पर आजकल का दौर ऐसा है कि जैसे ही आप खोजबीन करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो उसको सीधे तौर पर कहा जाएगा कि आपका एजेंडा है, आप राष्ट्रवाद को राष्ट्र 2 बना रहे हैं और आपकी एक सोच है। ऑलरेडी आपके ऊपर तो माथे पे लेबल लगा ही हुआ है जी। और सोशल मीडिया रोज लेबल लगाता है जी। कोई गोदी है तो कोई भक्त है। जी जी जी। तो आप कैसे कहेंगे कि इस पर कभी भी एक अनबायस्ड किस्म की रिसर्च, अब वो माहौल रहा है, एक तब का जमाना था, एक अब का जमाना है, इसमें कोई भी अनबायस्ड इस तरह की रिसर्च और इस तरह का इतिहास की रीडिस्कवरी हो सकती है? होनी ही चाहिए और होगी। एक परिवर्तन का जो दौर है जिसको रेनेसां बोलते हैं, कभी उस तरफ आया था, अब इस तरफ मैं आता हुआ देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं वक्त करवट ले रहा है, लोगों ने डरना छोड़ दिया है। मैं एक हूं, बस मैं एक हूं, ऐसे हजारों को मैं जानता हूं। मैं एक हूं, मेरे पास इतनी सी ताकत है कि मेरे पास एक सोशल मीडिया फॉलोइंग है, मैं बोलता हूं लोग सुन लेते हैं। लेकिन अगर आप जाके देखें, कल ट्विटर पे पूरे दिन आई सपोर्ट मनोज मुंतशिर ट्रेंड हुआ और नंबर 1 पे ट्रेंड हुआ, अभी तक ट्रेंड हो रहा है बाय द वे नंबर 1 पे। मैं हैंड ऑन हार्ट, मैं लिटरेचर का आदमी हूं, मैं विद्या माता की पूजा करता हूं। यहां मेरे सामने कागज रखा है, मैं इस पे हाथ रख के कह रहा हूं कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया था। ये आई सपोर्ट मनोज मुंतशिर, ये हैशटैग भी मैंने नहीं चलाया, मुझे इस हैशटैग का पता ही नहीं था। ये जब चलना शुरू हुआ, मेरे पास मैसेज आने शुरू हुए, तो मैंने देखा। तो ये भी तो लोग हैं, इनकी ताकत को आप कम ना आके। ये अब आपको गलत हिस्ट्री लिखने ही नहीं देंगे, इनफैक्ट आगे तो नहीं लिखने देंगे, जो पहले लिखा है उसको भी बदलेंगे। तो मनोज जी, मैं आपसे पूछूंगी, महाराणा प्रताप पर आपने कविता पाठ किया है, हल्दी घाटी आपकी जुबान पर होता है हमेशा, आपने अब भी जिक्र किया था। आपको क्या लगता है कि इस देश के शौर्य आइकॉन्स में महाराणा, बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो, सुहेल देव जैसे प्रतापी होने चाहिए, ना कि अकबर, औरंगजेब, टिप्पू सुल्तान, जिन पर रोज रोज लड़ाई होती है? यही तो दुर्भाग्य है।
और कितना लंबा दुर्भाग्य खींच गया हमारा। आप अगर हम बैठ के यहाँ वीर सावरकर, महाराजा हमीर सिंह, छत्रसाल, मैं और आप बैठ के इस पे अगर हमें बात करनी पड़ रही है ना, तो ये अफसोस की बात है। इस पे तो बात ही नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ें तो हैं, ये दिन है, इस वक्त शाम के एक ख़ास वक्त हो रहा है, अंधेरा है, उजाला है, लाइट जल रही है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इन पे क्या बात करनी। तो ये हमारे हीरोज़ हैं, हमारे हीरोज़ बिरसा मुंडा हैं, हमारे हीरो सावरकर हैं, हमारे हीरो महाराणा प्रताप हैं, हमारे हीरो महाराजा हमीर सिंह हैं, हमारे हीरोज़ बप्पा रावल हमारे हीरो हैं। इनको हीरो बताने के लिए मुझे लड़ाई करनी पड़ रही है। मुझे लगता है जितनी जल्दी भारत का भाग्य जाग जाए और जितनी जल्दी हम ये मान लें कि हमारे आदर्श कौन थे, हमारे रोल मॉडल्स कौन थे, उतनी जल्दी हमारा कुछ उत्थान होना शुरू हो जाएगा। हम ऐसे बैठ के ना और गलत नायकों के दम पे विश्वगुरु नहीं बन सकते। आपको लगता है कि धर्म देखकर अब तक हीरो डिसाइड हो रहे थे? टोटली कंप्लीटली धर्म देख के, सत्ता देख के, वोट बैंक देख के कि कौन सा वोट बैंक है जो एक ही जगह वोट करता है। अपीजमेंट की पॉलिसी, अब क्या छुपा है इसमें? अपीजमेंट की पॉलिसी की निंदा तो पूरी दुनिया कर चुकी है हमारी। हम अपनी निंदा नहीं करेंगे, चलिए हम तो खैर, मैं तो फिर भी ले दे के, कोई भी मेरे ऊपर रूल करता रहा, कोई भी शासन रहा, कोई भी गवर्नमेंट रही, पर मैं भारतवासी हूं। मैं अपनी सरकारों की निंदा में बहुत वक्त लगाता हूं। मैंने कभी ना मैं कांग्रेस की तरफ मुड़ा हूं, ना मैं उत्तर प्रदेश का हूं, वहां जो सरकारें आई हैं, मुझे लगता है ठीक है, हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी अपीजमेंट पॉलिसी पे पूरी दुनिया थूक चुकी है। तो अब आप भी मान लो कि जो था वो गलत था। इतिहास अगर साजिश के तहत बदला गया, आप मानते हैं कि अब जो इतिहास बदलना चाहिए, आप समझ रहे हैं कि लॉबी भी उठेगी। मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ कि आपके जहन में कौन से नाम आते हैं जब इतिहास को बदलने के गुनहगारों की हॉल ऑफ फेम के बारे में सोचते हैं? देखिए, इस देश या के हॉल ऑफ शेम कहा जाए। मैं एक दो का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक इशारा जरूर करूंगा कि डरते हैं आप? नहीं, डरता तो बिल्कुल नहीं हूं मैं। डरता तो खैर, खुल के बोलिए। मनोज मुंतशिर कहाँ इशारों में बात करता है, वो तो खुल के बोलता है। तो नाम पे जाने की जगह मैं आपको सिर्फ ये बताता हूं कि हमने जो कहानियां पढ़ी हैं, हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है, क्या ये इत्तेफाक है कि वो हिस्ट्री 90% हिस्ट्री बुक्स जो हमारे सिलेबस में चली हैं वो वामपंथियों की लिखी हुई हैं? अब मैं ले रहा हूं नाम, ये इत्तेफाक है? ये हिस्ट्री के साथ इस तरह का पार्शियल बिहेवियर आपको लगता है संजोग था, बस बाई चांस हो गया है, बाई चांस हो गया कि ये तो अब 90% से यही लोग, अच्छा बाकी कोई और हिस्ट्री नहीं लिखता? ये वामपंथी इतिहासकार जिन लोगों ने 1962 के इंडो चाइना वॉर में चाइना का समर्थन किया था, ये देश प्रेम का दा नहीं जानते, ये राष्ट्र प्रेम का रा नहीं जानते। तो जब ये हमें हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वो हिस्ट्री कैसी होगी, और उस हिस्ट्री को पढ़ के जो जनरेशन आगे बढ़ेगी वो कैसे निकलेगी, इस पे मैं क्या बोलूं, सब सामने है आपके। लेकिन मनोज जी, आपने खुद ही कहा कि बाकी लोगों के इख्तियार में था कि वो कुछ करते पर लेजी रहे। कम से कम आप इनको ये तो कहेंगे कि मेहनती रहे, इन्होंने लिखा। हाँ, देखिए, हमेशा होता है, जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं बहुत मेहनती होती हैं, हमेशा से। तो नेगेटिव फोर्सेस मेहनत करती हैं क्योंकि ये जो दुनिया का फैब्रिक है ना, आपको लगता है कि पॉजिटिव चीज में मेहनत ही नहीं लगती, पॉजिटिव खुद हो जाता है? ये क्या कह रहे हैं आप? पॉजिटिव चीज में मेहनत लगती है, दुगनी मेहनत लगती है। नेगेटिव को पहले मिटाना पड़ता है। नेगेटिव तो ऑलरेडी जीरो से शुरू कर रहा है, हम तो जीरो में नहीं शुरू करते, हम तो -100 से शुरू करते हैं कि भाई ये जो -100, हमारी प्रॉब्लम ये थोड़ी है कि अब हमें आगे का इतिहास ठीक करना है, ये तो छोड़िए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पीछे 1200 साल है पहले उनका ठीक करना है। वो कितनी मेहनत का काम है। हमें वो जो 400 साल जो हमें कहते हैं कि हमने तो इनको अपनी जूतियों की नोक पे रखा 400 साल। एक बात ये मानते हैं कि इन्होंने हम पे रूल किया, और इस बात में ये बहुत खुश होते हैं। और फिर जब मैं इन्होंने कह रहा हूं तो मैं इन्होंने किसी मुसलमान की बात नहीं कर रहा, उसमें हिंदू भी शामिल हैं, उसमें हर कोई शामिल है जो कि इस सोच के साथ जुड़ा हुआ है। ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। तो हम पे रूल किया गया, ये जो चीज़ है कि हम पद्दलित थे, हम दबे थे, हम कुचले थे, हम बेचारे थे, ये अंग्रेज़ों का नैरेटिव था। जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो पूरी दुनिया के सामने जो उन्होंने तस्वीर पेश की वो क्या थी? वो लॉर्ड मैकाले का अगर आप स्पीच सुने जो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिया है, तो वो तस्वीर ये थी कि हिंदुस्तान बड़ी बुरी हालत में था
और हिंदुस्तान को तो क्या है, दे हैव ऑलवेज बीन रूल्ड। इनके ऊपर तो मुगलों ने रूल किया, अफगानों ने रूल किया, तुर्कों ने रूल किया, जो भी आता है इनके ऊपर रूल कर देता है। इस नोशन को भी हिस्टोरियंस ने चैलेंज नहीं किया कि हम पे कभी रूल किया ही नहीं गया, हम कभी गुलाम रहे ही नहीं हैं। तो मैं खाली ये कह रहा हूं कि ये लोग जो है मैनेज करते रहे देश को, और मैनेज कैसे करते रहे कि ठीक है हिंदू राजाओं को फोड़ो और इनके साथ मिलकर मैनेज करो कि आप हमारे अंडर में रहो, टैक्स हमें दो, आप करो अपना जो करना है। और ये वो टाइम था जब जितने भी बड़े हिंदू राजा थे वो पता नहीं शांतिप्रियता की वजह से या किस वजह से चुप बैठ गए कि ठीक है हमारा जा क्या रहा है, मतलब हुकूमत हमारी है, राजपाट हमारा है और तुम्हें एक टैक्सेशन का हिस्सा चाहिए, चलो हम देते रहते हैं। टैक्सेशन इनको देने का मतलब ये नहीं था कि हम इनके गुलाम थे। ये अगर आप देखें साउथ की तरफ कभी पहुंचे नहीं, साउथ की तरफ ये छुट्टा पुट्टा हैदराबाद के अलावा कहीं आगे घुस नहीं पाए। गुजरात की तरफ इनकी कभी पैठ बनी ही नहीं, राजस्थान इनका कभी हुआ ही नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां महाराष्ट्र में इनको दाखिल नहीं होने दिया। तो भाई साहब कहां के मुगल और कहां के आप बादशाह और कहां के जिले इलाही। तो ये जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आप इसको भी बदलिए कि पूरे हिंदुस्तान पे मुगलों की हुकूमत थी, पूरे हिंदुस्तान पे मुगलों की हुकूमत कभी नहीं थी। पर इस वक्त देश में दो तरह के नैरेटिव हैं। एक नैरेटिव है कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ कहिए तो आप राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। और दूसरा नैरेटिव है कि अगर आप सरकार के बारे में कुछ अच्छा कहिए तो आप गोदी हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं। ये इसके ऊपर आप क्या कहें? सरकारें आती हैं जाती हैं, कल कोई और था, आज कोई और है और कल फिर कोई और होगा। राष्ट्र रहता है, देश रहता है। तो एक जरा सी अपील है मेरी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त आपके चैनल के जरिए, कि आप एक ही फिल्टर से, एक ही चश्मे से हर मुद्दे को, हर बात को, हर बहस को, हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को देखें कि ये जो सिचुएशन है ये राष्ट्र हित में है या नहीं है। और अगर आपके सामने जो सिचुएशन है वो राष्ट्र हित के अगेंस्ट है तो उसके दूसरी तरफ कोई भी खड़ा हो, वो आपका अपना खड़ा हो, वो आपका कोई गैर खड़ा हो, दोस्त खड़ा हो, दुश्मन खड़ा हो, आपको उसको चुप कराना होगा, आपको वो आवाज़ बंद करनी होगी या आपको उस आवाज़ को सही तर्क के साथ बंद करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा कोई फिल्टर नहीं है। आप भारत से प्यार करते हैं, भारत आपका है, भारत के लिए जो अच्छा सोचता है वो हमारा है, जो भारत के लिए अच्छा नहीं सोचता वो हमारा नहीं है। और जब मैं भारत की बात करता हूं तो मैं उस भारत की बात नहीं कर रहा जहां हम सिर्फ नारे लगाते रहें भारत माता की जय, क्योंकि भारत माता की जय मैं भी नारा लगाता हूं, दिन में 3 बार लगाता हूं, 10 बार लगाता हूं। लेकिन अगर हम इसको अपने एक्शन में नहीं डालेंगे, अगर हम उसको अपने कर्मों में नहीं ले आएंगे, अगर हम जो हमें छोटा सा भारत मिलता है, रोज मिलता है सुबह उठ के, एक छोटा सा इंडिया, आप दफ्तर से निकलते हैं, घर से निकलते हैं, दफ्तर आते हैं, दफ्तर से निकलते हैं, घर जाते हैं, 10-12 किलोमीटर का आपका रास्ता होता है, चलो एक एवरेज मान लिया, उसमें आपको छोटा सा हिंदुस्तान मिलता है जहां सिग्नल पे बच्चे भीख मांग रहे हैं, जहां बहुत सारी परेशानियां हैं। आप क्या उन पे नजर डालते हैं? क्या उनके लिए आपके मन में संवेदना है? क्या केले का एक छिलका जो रास्ते में पड़ा हुआ है उसको उठा के आप डस्टबिन में डालते हैं? नहीं, अगर आप पड़ोसी के घर के सामने। एग्जैक्टली तो अगर आप वो केले का छिलका उठा के डस्टबिन में डाल रहे हैं, आप देशभक्त हैं। आपसे बड़ा देशभक्त कोई और नहीं। तो मुझे ऐसी देशभक्ति की जरूरत है इस देश में। मनोज मुंतशिर जी, आपके अंदर मैं जानती हूँ जब कोई ऐसे पोइट्री लिखता है, लिरिक्स लिखता है, तो उसके अंदर की एक कश्मकश होती है जो एक कलम से बाहर निकलती है। तो आज कल आपकी कलम क्या कहना चाह रही है? कोई मुखड़ा? आजकल मेरी कलम दुखी है। मेरी कलम को इस बात का अफसोस है कि बहुत सारे शब्द जो मेरी कलम से निकलते रहे इसके पहले, वो सच नहीं लिख पाए, वो सच नहीं कह पाए। मैं रोमांस का शायर रहा हूँ, मैं प्रेम गीत लिखता रहा हूँ, प्रेम की कविताएं लिखता रहा हूँ, हमेशा लिखता रहूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब एक ऐसा दौर है जहाँ थोड़ी देर के लिए हमें एक ही मोहब्बत हमारे लिए होनी चाहिए, और वो मोहब्बत है अपने वतन से। जब हम ये सॉर्ट आउट कर लेंगे, हम मुश्किल में हैं, अभी हम प्रॉब्लम में हैं। ये बात जब हम कहते हैं ना, तो हो सकता है लोगों को सुनने में थोड़ी नेगेटिव लगे कि भाई कौन सी मुश्किल है, सब तो ठीक चल रहा है, चमक रहा है देश। लेकिन हम मुश्किल में हैं। हम मुश्किल में इसलिए हैं क्योंकि हम ऐसी ऐसी चीज़ों पे बटे हुए हैं जहां बंटवारा ही नहीं होना चाहिए, जहां कोई मत का विभाजन नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा हिंदुस्तान बने जहां कोई मुसलमानों को ताना ना दे पाए। मैं इनके लिए, ये लड़ाई आपको लगता है ये हिंदुओं के लिए हो रही है, मेरी लड़ाई बहुत हद तक मेरे मुसलमान दोस्तों के लिए है कि आप सही नैरेटिव पे आ जाओ, आप सही बात करो ताकि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए।
मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑफिस में काम करने वाले अशफाक पे, सिकंदर पे कोई आके तोहमत लगाए कि यार ये तो खराब लोग हैं। ये खराब लोग नहीं हैं। ये अलग बात है कि ये गलती से कहीं एक खास तरफ मुड़ गए हैं, इनको बहुत बहका लिया गया है, इनको हिप्नोटाइज कर लिया गया है और वो टूट जाएगा। मुझे इस भारत की मिट्टी पे भरोसा है कि वो जो चक्रव्यूह है हिप्नोटिज्म का वो तोड़ देगी और एक दिन सब सामने होगा और हम मिलजुल के एक साथ, एकता के साथ, मोहब्बत के साथ इसी देश में रहेंगे। तो कुछ बताइए, 2 लाइन। मैं इस देश की शान में कुछ कहना चाहूँगा और मैं समझता हूँ कि जो मैं कहूँगा ये मेरी नहीं, सिर्फ मेरी नहीं, ये जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपकी भी, ये जो मेरे यहाँ कैमरा पीपल खड़े हुए हैं पीछे और जितने लोग पीसीआर में बैठे हुए हैं, सबकी भावना है ये। कुछ कह लेते हैं, कुछ कह नहीं पाते कि ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ये अर्ज है दीवाने की, जहां भोर सुहानी देखी, एक रोज वहीं मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, तो जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। क्या बात है। जिक्र में मेरा नाम हो, बस इस जिक्र के लिए कुछ करना, ये भी मेरा काम हो। वाह, एकदम करेक्ट राइम है। तो चलिए, कम से कम पूरी नहीं तो एक लर्नर लाइसेंस प्लेट लगाकर मैं भी शागिर्द बन जाती हूँ आपकी। जाने से पहले ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने इतने अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं जो इतने हिट हुए हैं, आपका अपना पर्सनल फेवरेट कौन सा है जिसमें आपको लगता है कि आपने अपनी रूह डाली? जब ये सवाल मुझसे 2 बरस पहले कोई करता था तो मैं हमेशा कहता था कि देखो जो सबसे अच्छा है मेरा, वो मैंने अभी लिखा नहीं है, वो मैं लिखने वाला हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये ऐसी बातें हैं जो कि हम बड़े हिस्टोरिक तौर पे कर लेते हैं, इनमें कोई क्लैरिटी नहीं है, आपको साफ साफ बोलना चाहिए। तो अगर मैं साफ साफ बोलूँ तो मुझे तेरी मिट्टी लिखने के बाद ये महसूस हुआ कि मैंने अपने दिल के, अपनी अंतरात्मा के उन कोनों में कंपन महसूस किया जो इसके पहले कभी किया नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि तेरी मिट्टी वो गीत है मेरी कलम से निकला हुआ जहाँ पूरा का पूरा मैं हूँ, जहाँ कोई समझौता नहीं है, जहाँ कोई डर नहीं है, जहाँ कोई खौफ नहीं है, जहाँ बेदाग मोहब्बत है इस वतन के लिए, इस वतन की मिट्टी के लिए, इस वतन की तहजीब के लिए और उन फौजियों के लिए जो हमारे लिए एडवेंचर की बात है ना, कि अगर हम कभी पहाड़ों पे चढ़ गए तो हम तो एडवेंचर के लिए करते हैं। जो हमारा एडवेंचर है ना, वो इनके लिए रोज़ की ज़िंदगी है। उनके लिए मैं दिल से फील करता हूँ। मैं दिल से ये बात फील करता हूँ कि ये जो हमारा तिरंगा है ये हवा में नहीं लहराता है, ये जो हमारे फौजियों की टूटती हुई सांसें हैं उनसे लहराता है। और मैं दिल से एक बात और भी जानता हूँ कि अगर दुनिया में कोई आपसे कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या हिंदुस्तान का सिपाही है। तो उनके लिए जब मैं गीत लिखता हूँ तो मुझे अंदर से ऐसी खुशी महसूस होती है। मैं तेरी मिट्टी पे आऊँगा और तेरी मिट्टी के पहले मुझे कुछ और याद आ रहा है तो मैं सुना के जाता हूँ आपको कि, और ये मेरा ऐलान है पूरी दुनिया के लिए हिंदुस्तान की तरफ से, जो कि 21वीं सदी में विश्वगुरु बनने वाला है, कोई इसमें डाउट नहीं है, शक नहीं है कोई, कि देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस पे सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं हर किसी पर, सब पर करें दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों में खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम इंसानियत का सवेरा हैं, मानवता के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम हिंदुस्तान वाले हैं, हम भारत वाले हैं। हम भारत वाले हैं और हम एक नव भारत बनाने वाले हैं। बहुत दिल को छूने वाली चीज़ें कही हैं आपने, दर्शकों को ज़रूर अच्छी लगी होंगी। इससे पहले कि हम
मनोज मुंतशिर से विदा लें। तेरी मिट्टी गुनगुना दीजिए। ऐ मेरी ज़मी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। जब एक सिपाही को गोली लगती है और वन इज़ ब्लीडिंग टू डेथ, जब उसको ये पता चलता है कि मेरी ज़िंदगी के कुछ आखिरी पल बचे हैं, तो उस वक्त सोच क्या रहा होता है वो? क्या उसको पछतावा होता है कि फ़ौज की नौकरी क्यों कर ली? ये कभी नहीं होता। एक चीज़ होती है कि पता नहीं करोड़ों लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं, कितनों को मौका मिलता है कि अपनी मिट्टी के लिए मर पाएं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून से नहाती नहीं। तो वो सिपाही उस वक्त सोचता क्या है? वो सिपाही उस वक्त ग्रेटफुल फील करता है उस मोमेंट के लिए जब उसने वर्दी पहनने का फैसला किया था कि ऐ मेरी ज़मी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मी महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा। तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। क्या कहें? सुभान अल्लाह, थैंक यू, धन्यवाद। आपके शब्द सिर आंखों पर, और हमारी दुआएं हमारे सैनिकों के साथ। हमारे साथ सवाल पब्लिका पर शामिल होने के लिए और इतनी अच्छी बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।